Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine and in the best state of your health. Today we are going to finish our second chapter, Atomic Structure. Our today's topic is electronic configuration, which is the last topic of this chapter. In this slide, we will discuss about difference between orbit and orbital, difference between shell and subshell, shapes of orbitals, electronic configuration, N plus L rule, rules for distribution of electrons in different orbitals, few exceptional cases, and then your home assignment. Difference between orbit and orbital. ऑर्बिट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट था ये बोहर एटॉमिक मॉडल में आया था कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। और इसके अलावा जो ऑर्बिटल है दैट इज़ द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट सर्कुलर इन शेप है जबकि ऑर्बिटॉल की शेप्स डिफरेंट हैं। आपने अभी देखा था क्वांटम नंबर्स का जो लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया है कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी और एफ, इन सब की शेप्स हमने उसमें देखी थी। दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट शेप्स। ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड पाथ दैट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स फॉलो अराउंड अ न्यूक्लियस। जबकि ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इट इज़ सिंपली अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। यहाँ पर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस है उसमें हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, that it is that region or space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है दैट डज नॉट सेटिस्फाई द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में डिस्कस किया था। दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मूविंग इलेक्ट्रॉन कि आप उसकी मोमेंटम और पोजीशन एक्यूरेसी से एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकें। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द momentum and position of the electron accurately and simultaneously। जबकि ऑर्बिटल के अंदर जो है वो बिल्कुल ये हाइजेनबर्ग को फॉलो करता है ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम हाइजेनबर्ग में यही कहते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का साइमल्टेनियसली फाइंड आउट करना इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ऑर्बिटल के अंदर भी हम यही कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम इधर, यानी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, यानी चांस की, दैट चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन दिस रीजन इन ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट में भी हम यही कहते हैं कि एक्यूरेसी से हम नहीं बता सकते दैट इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या है। ऑर्बिट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप अकोमोडेट कर सकते हैं ये हमने जो आपकी लास्ट क्वांटम नंबर वाला लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि उसकी वैल्यू से यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल। Number of electrons which can be accommodated in a shell is given by this formula 2n square। इसमें आप n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपके पास जो भी n की वैल्यू होगी, यानी फर्स्ट शेल के लिए 1 पुट करेंगे, सेकंड शेल के लिए 2 पुट करेंगे, थर्ड शेल के लिए 3 पुट करेंगे, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला आपके पास आ सकता है कि किसी पर्टिकुलर शेल या ऑर्बिट और शेल सेम ही होता है, उसके अंदर आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। हमने
लास्ट लेक्चर में ये कैलकुलेट किए थे कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, के में, एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं एंड सो ऑन, सब के कैलकुलेट किए थे। जबकि ऑर्बिटल के अंदर, एक किसी ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी, ये जो आपके पास ऑर्बिटल्स थे इन सब के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, डी के जो आगे 5 ऑर्बिटल्स हैं उन सब के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। आगे उन्होंने यहाँ पर आपको वही रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है कि एल एम एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिट्स को या शेल्स को। ऑर्बिटल के अंदर हम एस पी डी एफ 3D मोशन डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जबकि ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ अगेंस्ट द बोहर एटॉमिक मॉडल, क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया था। डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल। अब ये आपको मैं बताऊं कि शेल क्या है, सब शेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, ये 3 टर्म्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका थर्ड शेल है तो उसमें 3s है, 3p के आगे 3 मैंने आपको बताए थे, 3px, 3py, 3pz, तो हमने उसके 3 ये बना दिए ऑर्बिटल्स। और फिर 3d है जिसके आगे 5 सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। ये जो पूरा है ये शेल है, थर्ड शेल है, जिसके पीछे ये मैंने आपको बताया था कि ये जो किसी भी ऑर्बिटल के पीछे नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल। तो थर्ड शेल के अंदर 3s, 3p पूरा और 3d ये पूरा एक शेल है। इसके अंदर जो एक ये 3d है यानी जिसमें ये पांचों के पांचों आ जाएंगे, 3p है जिसमें ये 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, ये सब शेल्स हैं। यानी वी कैन से दैट इन थर्ड शेल 3 सब शेल्स आर प्रेजेंट which are 3s, 3p and 3d. इसके बाद ऑर्बिटल आ जाएगा। ऑर्बिटल में ये है कि जो आपका 3d सब शेल है वो मज़ीद आगे ऑर्बिटल्स में डिवाइड हुआ हुआ है 5 में। इस एक सिंगल बॉक्स को आप ऑर्बिटल कहेंगे। 3p जो डिवाइड हुआ हुआ है 3 कंपार्टमेंट्स में, ये एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस पिक्चर से भी आपको यही तीनों टर्म्स जो ऑर्बिटल्स, शेल्स और सब शेल्स का डिफरेंस बताया है। ये पूरा एक सेकंड शेल है जिसके अंदर ये 2 सब शेल्स हैं, 2s और 2p। और ऑर्बिटल्स अगर हम देखें तो 2s की जो मज़ीद स्पेस में ओरिएंटेशंस हैं, px, py, pz, ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं और ये s ऑर्बिटल है। इसकी एग्जांपल हम यूँ जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसे आप किसी एक बिल्डिंग में जाएं तो वहाँ जो फ्लोर्स हैं, उस अपार्टमेंट टाइप की बिल्डिंग है और वहाँ पर जो फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वो एक फ्लोर एक शेल है। उस फ्लोर के अंदर डिफरेंट अपार्टमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स हैं या 3 अपार्टमेंट्स हैं तो वो सब शेल्स होंगे। अब एक अपार्टमेंट के अंदर जो रूम्स हैं वो ऑर्बिटल्स हैं। तो इस तरीके से आप जहन में रखें कि एक पूरा फ्लोर दैट इज़ इक्वल टू द शेल, और एक पूरे फ्लोर पे जो अपार्टमेंट्स हैं, जैसे ये एक अपार्टमेंट, ये एक अपार्टमेंट, ये सब शेल होगा। और उस एक अपार्टमेंट के अंदर जो रूम्स हैं या कंपार्टमेंट्स हैं वो ऑर्बिटल्स होंगे। अब हमने ये सारे सब शेल्स S, P, D, F इनकी शेप्स देखनी है। S ऑर्बिटल इज़ फाउंड इन एवरी शेल, जैसे आपने देखा K, L, M, N में सब में S ऑर्बिटल होता है। S स्फेरिकल है।
अब इसमें फ़र्क ये मैंने 1s 2s और 3s की डायग्राम शो की है, आप इसमें देख सकते हैं कि एज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज द वैल्यू ऑफ n is increasing, the size of the s subshell s orbital is also increasing. अब आगे s सबशेल के अंदर मजीद एक ही ऑर्बिटल होता है, इसकी स्पेस में और मजीद ओरिएंटेशंस नहीं होती. Each s subshell can accommodate 2 electrons. अब यहाँ पर वर्ड नोड का जिक्र है. ये नोड क्या है? ये देखें, ये आपका 1s है. जब आपका 2s आएगा तो ये 1s के बाद एक और ये कंसेंट्रिक रिंग आपको नज़र आ रहा है. इन द सेम वे 3s के लिए ये और इसका डायमीटर बढ़ जाएगा, सर्कल का साइज बढ़ा है. इसमें एक जो वाइट कलर का रीजन शो हो रहा है, दैट इज़ द नोड. नोड का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ ज़ीरो. इलेक्ट्रॉन या तो ये इस रीजन में होगा या इस रीजन में होगा. ये जो रेड रिंग्स हैं, इन बिटवीन दीज टू रीजन्स देयर इज़ अ प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट कर सकता, और उस प्लेन को आप नोडल प्लेन या नोड कहते हैं. देन कम्स द p एंड d ऑर्बिटल. इस स्लाइड में हमने ये दोनों ऑर्बिटल्स को इकट्ठा डिस्कस किया. अ p ऑर्बिटल इज डम्बल इन शेप एंड हैज़ 3 डायरेक्शंस इन स्पेस. ये क्वांटम नंबर्स में भी हमने यही बातें डिस्कस की थी कि p ऑर्बिटल की 3 स्पेस में ओरिएंटेशंस हैं, px, py एंड pz. यहाँ पर s ऑर्बिटल भी आ गया वैसे ही, लेकिन वैसे यहाँ पर हमने p की शेप्स और d की शेप्स डिस्कस करनी है. अब ये जो px, py और pz है, अगर इसकी n की वैल्यू सेम है, यानी आप सेकंड शेल का ही px और सेकंड शेल का ही py और सेकंड शेल का ही pz को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो इन तीनों की एनर्जी सेम होती है. मीन्स 2px is equal to 2py and 2py is equal to 2pz in energy. Such orbitals which have different directions but equal energy, they are called degenerate orbitals. इनको हम degenerate orbitals कहते हैं, orbitals of same energy. d orbitals, they have dumbbell like structures and can move in 5 directions. means इनकी space में 5 orientations हैं. यहाँ पर आप ये इसको ठीक कर लीजिएगा. इट इज़ नॉट डी एक्स स्क्र, इट इज़ डी जी स्क्र. ये x की जगह पर यहाँ पर इसको आप डी जी स्क्र कर लें. ये 5 ऑर्बिटल्स हैं d के. इनमें एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और ओवरऑल कितने आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स. इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, all the 5 d orbitals are degenerate. Means all the 5 d orbitals, they are having same energy, but the condition is in the absence of magnetic field. जब आप magnetic field में रखेंगे तो फिर इनकी energy same नहीं रहेगी, then their energy can differ. Then comes the f orbital. 7 possible different orientations हैं इसकी स्पेस में. ये इसकी जो शेप है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड टू ड्रॉ, और ये यहाँ पर आप देखें कि स्पेस में इसकी 7 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं. ये 7 ऑर्बिटल्स में डिवाइड हुआ हुआ है एफ सबशेल, और एक एफ ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो जाएंगे? 14.
Then electronic configuration, the representation of filling of electrons in different orbitals of an atom is called as electronic configuration. अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने अरेंज करना है ऑर्बिटल्स को एनर्जी के अकॉर्डिंग. लो एनर्जी ऑर्बिटल्स पहले फिल होंगे और फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल होंगे. तो आपने इस तरीके से 1s एंड देन नेक्स्ट सेकंड शेल में 2s और 2p, थर्ड शेल में 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, यानी फोर्थ से ऑनवर्ड आपने ff तक ही सिर्फ लिखने. उसके बाद आपने ये ऊपर से डाउनवर्ड एरो ड्रॉ करने. फिर आपने एक ये डाउनवर्ड एरो इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स को कट करके ये एरो आ रहा है. अब आपने क्या करना है, एक एरो के हेड को आपने दूसरे एरो की टेल से डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना. like this. अब आप इसी पाथ को फॉलो करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे. लाइक सबसे पहले जो ऑर्डर है वो 1s है, फिर क्या आ रहा है 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s. ये जो नीचे सारा ऑर्डर लिखा हुआ है ये इधर से अगर आप टैली करते जाएं तो इस रूट को आप फॉलो करते जाएंगे और ये ऑर्डर नीचे से लिखते जाएंगे. फिर आपने ये जहन में रखना है कि s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. s सब शेल में 2 आ सकते हैं. p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. और f में मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं 40. अगर आप किसी एक क्वांटम नंबर के s p d f को कंपेयर करें तो s की एनर्जी कम होती है, d p की, फिर d की और f की हाई होती है. तो इस ऑर्डर को फॉलो करते जाना है आपने और इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करते जाना है. ये भी वही है 1s फिर 2s फिर 2p और 3s फिर 3p 4s. आपने इसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस भी करनी है. ये जो पीछे यहाँ पर ये मैंने बनाया, इसी तरीके से आप आगे भी इसको कनेक्ट करते जाएंगे एक एरो के हेड को दूसरे एरो की टेल से. यहाँ पर ये देखिए ये आगे उन्होंने GH ये कहा है कि ये नहीं आपने लिखने. द रीज़न इज़ कि दे आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी, यानी जितने भी आपके पास एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हुए हैं वो F सब शेल तक उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड हो जाती है. देन कम्स द n+l रूल. आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो पैरामीटर है वो ये कि लो एनर्जी ऑर्बिटॉल दे आर फिल्ड फर्स्ट एंड देन हाई एनर्जी ऑर्बिटॉल्स आर फिल्ड. तो एनर्जी का जो पैरामीटर है दैट इज n+l. n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर. आपने इन तमाम ऑर्बिटल्स का n+l कैलकुलेट करना है. जिसका n+l वैल्यू लेस होगा उसकी एनर्जी कम होगी और उसको आपने पहले फिल करना. An added electron will always enter the level with the lower n+l value. अब यहाँ पर आप देखें ये मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि ये जो पीछे नंबर लिखा हुआ है ये n की वैल्यू है, 1 n की वैल्यू है और s के लिए l की वैल्यू है 0.
तो ये 1 आंसर आ गया। 2 + 0 2 आंसर आ गया। 2 + 1 p ऑर्बिटॉल के लिए l की वैल्यू 1 है तो 3 आंसर आ गया। सिमिलर पैटर्न पे आपने इन सब के n + l की वैल्यूज लिख देनी। जिसकी n + l वैल्यू कम है उसको पहले फिल करेंगे। सपोज देयर किसी भी दो ऑर्बिटल्स की n + l वैल्यू सेम आती है, लाइक यहाँ पर आप देखें इसकी 2p की और 3s की, दोनों की n + l वैल्यू सेम है, दैट इज 3। जब आपके पास दो ऑर्बिटल्स की n + l वैल्यू सेम होगी तो फिर उस सूरत में आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस n की वैल्यू को देखना है। जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू लेस है उसको आपने पहले फिल करना है। If the two orbitals have same n + l value, then the next electron will go into that level which has lower value of n. अगर आपके पास दो ऑर्बिटल्स की n + l वैल्यू सेम है तो फिर उस सूरत में आपने उनकी n वैल्यू को कंपेयर करना है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है पहले जिसकी n वैल्यू कम। सेम इसी तरीके से अगर आप बाकी किसी दो को कंपेयर करें लाइक 3p और 4s, दोनों की जो n + l की वैल्यू है वो 4 आ रही है, तो अब आप इसमें किस में इलेक्ट्रॉन पहले ऐड करेंगे? 3p में, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका कम। The n + l rule. The ordering of the energies of the orbitals in a multi-electron atom increases with the value of n + l, यानी एनर्जी का रिलेशन बताया हुआ आपका n + l वैल्यू के साथ कि n + l वैल्यू के इंक्रीज करने से एनर्जी भी ऑर्बिटल्स की इंक्रीज होती है। When two orbitals of different n have the same value of n + l, ये अभी जो आपसे बात डिस्कस की थी, तो फिर आपने किसमें वो करना है, लो एनर्जी स्टेट वाला कौन सा होगा? जिसकी लो वैल्यू ऑफ n। अब ये देखें 2p और 3s दोनों की जो n + l है वो सेम आ रही है, तो लोअर n वाली वैल्यू यानी 2p को आप पहले फिल करेंगे, उसकी एनर्जी कम होगी। अगर हम 3p और 4s को कंपेयर करें तो लोअर n वैल्यू 3p की है तो इट विल बी हैविंग लो एनर्जी, और जिसकी लो एनर्जी होगी उसको आप पहले फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल है आपकी बुक में, पिक द ऑर्बिटल्स विद द लोअर एनर्जी फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन पेयर्स। आपने इन दोनों की n + l निकालनी है और जिसकी n + l वैल्यू कम है दैट विल बी ऑफ लो एनर्जी। और अगर ऐसा कोई सिनेरियो है जिसमें दोनों की n + l वैल्यू सेम आ रही है तो फिर आपने उस सूरत में लोअर n वैल्यू को कंसिडर करना है। तो दिस इज योर होम असाइनमेंट। Next is Aufbau's principle, which is the rule for distribution of electrons in different orbitals. Aufbau is a German word that means building up. When electrons organize themselves in different energy shells or orbits, they occupy the lower energy shells first and then the higher energy levels. According to this principle, the electrons will occupy ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले फिल होगा और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो बाद में फिल होगा। ये ऑफबॉ प्रिंसिपल कहलाता है। नेक्स्ट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सेम स्पिन के साथ उस ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हीलियम न्यूक्लियस लेती हूँ, हीलियम एटम लेती हूँ और हीलियम एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज़ 1s2। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स 1s में हैं, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों एक ही स्पिन के साथ मूव करें, दोनों क्लॉकवाइज मूव करें या दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और इसको आप यूं डबल हेडेड एरो
से शो करेंगे। सेकेंड डेफिनेशन जो इसकी हम डिफाइन कर सकते हैं वो ये कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में भी रिजाइड कर रहे हैं तो दोनों का एड्रेस डिफरेंट है, दोनों के क्वांटम नंबर्स डिफरेंट हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स लिखना चाहें तो ये देखें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का हम यहाँ पर लिखेंगे दैट इज़ n इज इक्वल टू 1। ये देखें n इज इक्वल टू 1, दोनों का n इज इक्वल टू 1 होगा। s ऑर्बिटल के लिए, s सब शेल के लिए l 0 होता है, m भी 0 होता है। स्पिन क्वांटम नंबर अगर एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ होगा। यानी वी कैन कंक्लूड कि अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में भी रिजाइड करते हैं तो उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि उनके 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हों। अगर फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे भी तो लास्ट वाला क्वांटम नंबर विच इज स्पिन क्वांटम नंबर वो डिफर कर जाएगा। No two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. Two electrons can have the same values of n, l and m but different values of spin quantum numbers. मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल में आएंगे उनकी स्पिन पेयर्ड होगी, मींस उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी। देन इज द होर्न्स रूल। होर्न्स रूल जो है ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जिनका मैंने आपको बताया था कि जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिनका सेम n और l वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है, एजिमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है, उनके ऊपर होर्न्स रूल फॉलो होता है। और ये क्या कहता है कि आपने इंस्टेड ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन है, उसके आपने 2p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड करने हैं। तो 2 वेज हैं, ये 2p3 और ये 2p3 कि आपने पहले 2px में 2 डाल दिए और फिर 2py में 1 डाल दिया। आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आप इसको फिल कर रहे हैं, पहले वाले में 2 से फिल कर रहे हैं, फिर अगले को फिल कर रहे हैं, फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर अगले को फिल कर रहे हैं। एक ये वे है, तो दिस इज़ रॉन्ग वे। होर्न्स रूल ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आपने क्या करना है कि पहले आपने इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ डालते जाना है सेपरेट, और फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी है। यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह ऐड करने के बजाय आप 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे करेंगे कि आपने सेम स्पिन के साथ, अपवर्ड स्पिन के साथ पहले सिंगल सिंगल डाला और उसके बाद आप इसको डबल करेंगे। दिस इज़ होर्न्स रूल। होर्न्स रूल की एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी का आइडिया देते हैं। लाइक नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन हैज़ द एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स। वाई? बिकॉज इट हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आपको आइडिया देता है कि हाउ मैनी बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। बट एक एक्सेप्शनल केस है कार्बन। अगर आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है 1s2, 2s2, और फिर आ जाएगा आपका 2p2। अगर आप होर्न्स रूल के मुताबिक 2p2 को 2px, 2py, 2pz में फिल करें तो 2px 1 आता है, 2py 1 आता है, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं अपेरेंटली। तो आपको लगता है कि कार्बन शुड बी डाइवेलेंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स will tell you that how many bonds an atom can form. So according to this theory, carbon should be divalent because it is having 2 unpaired electrons, but carbon is tetravalent और tetravalency of carbon को हम इंशाल्लाह ताला जस्टिफाई करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि इट इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन
कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव्स यू द आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एलिमेंट कैन फॉर्म। अब देर आर टू केसेस जो कि एक्सेप्शनल केसेस हैं, अनोमलीज हैं ऑफ बॉब प्रिंसिपल की, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँगी ऑफ बॉब प्रिंसिपल के मुताबिक, वही चार्ट आप बनाएंगे और उस पर रिवर्स एरोज जो बनाए थे, फिर एक के टेल को दूसरे की हेड से ज्वाइन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जब आप फिल करते जाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो 4s पहले आता है और फिर 3d आता है उस सीक्वेंस में। तो हमारे पास होना ये चाहिए था कि 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हों और यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते, तो फिर 3d के अंदर कितने आने थे, 3d4। बट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होने के बजाय चेंज है। ये देखें 4s कंप्लीटली फिल्ड नहीं है और 3d4 नहीं है, 3d5 है। सेम इज द केस विद द कॉपर। द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो हमारे पास एंड पे 4s2 3d9 आना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ 4s2 3d9 द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 4s1 3d10। अब मैंने तो यहाँ पर गलत वाली लिखी है और फिर मैं आपको ठीक करके बता रही हूँ, बट आपके पास जब ये एग्ज़ाम में आएगी तो आपने डायरेक्टली सही वाली लिखनी, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था, दैट्स वाई आई हैव डन इट। अब इसमें किया है उन्होंने कि एक स्टेबिलिटी रूल लगाया है, और स्टेबिलिटी रूल ये कहता है कि जो कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर, ये देखिए, कंप्लीटली फुल और हाफ फुल, ये मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शली फिल्ड। अब डी सब शेल कंप्लीटली फिल्ड कब होगा, जब डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हाफ फिल्ड कब होगा, जब डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं 4s में से एक इलेक्ट्रॉन, ये जो 4s2 था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैं इसमें माइग्रेट कर दूँगी, तो ये दोनों जो आपके पास 4s1 और 3d5 ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों हाफ फिल्ड हो जाएंगे। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और s में यहाँ पर एक है, तो ये हाफ फिल्ड है, और 3d में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं और ये 5 है, तो ये हाफ फिल्ड है। यानी आप ये कह सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी स्टेबल। कॉपर में भी हमने यही काम किया कि 4s2 3d9 करने के बजाय आपने 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट किया है और 4s1 3d10 कन्फिग्रेशन कर दी है। अब इसमें 4s इज़ हाफ फिल्ड एंड 3d10 इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल इज़ मोर स्टेबल। तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऐसा किया है। अब बाज़-औक़ात आप बच्चे जो हैं वो हर एक के ऊपर ये अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। सिर्फ कॉपर और क्रोमियम के 2 केसेस आपने याद करने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इन्हीं के साथ ये एक्सेप्शनल केसेस एसोसिएटेड हैं। हर एक जगह पर आपने खुद से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल नहीं करना, क्योंकि हर जगह पर ये पॉसिबल नहीं है। 4s और 3d की एनर्जी बहुत क्लोज होती है, तो दैट्स वाई यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई और 2 ऑर्बिटल्स होंगे तो उसमें नहीं होगी। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट दीज एक्सेप्शंस आर ओनली क्रोमियम एंड कॉपर एज फार एज योर कोर्स एंड योर लेवल इज़ कंसर्न। तो आपने इन्हीं 2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की रिटन प्रैक्टिस करनी है। Next is the paramagnetic and diamagnetic substances. Paramagnetic materials are those which are attracted by a strong magnet, or diamagnetic materials are repelled by a strong magnet. अब क्या ऐसी ख़ास बात होती है कि ये substances paramagnetic हैं?
तो जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे they will be showing paramagnetism, they will be attracted to the magnet because एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा, जबकि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड होंगे तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा इफेक्ट, और फिर कोई ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा इस इलेक्ट्रॉन के पास, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास, कि वो इंटरैक्ट करे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो दैट्स वाई दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डायामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। जैसे आपके पास कोई भी एलिमेंट है और उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यू कैन से दैट इट विल शो पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर। That's all for today. Now comes your home assignment. Differentiate between orbit and orbital. State Horn's rule. Give its significance. Write electronic configuration of copper and chromium. Differentiate between paramagnetic and diamagnetic substances. Thank you. Stay home, stay safe.